शहीदा अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जी स्टूडेंट्स, क्या आप दूसरों के सामने खूबसूरत दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें? क्या आप दूसरों के फेवरेट बनना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हर शख्स यही चाहता है कि वो खूबसूरत लगे। हर शख्स यही चाहता है कि जब वो बात करे तो लोग उसकी तरफ कंसंट्रेट करें। हर शख्स यही चाहता है कि वो दूसरों का फेवरेट बने। तो आप दूसरों के फेवरेट, दूसरों के पसंदीदा शख्स कैसे बनते हैं? आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से बनते हैं। अगर आप बोलते वक्त अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्जैजरेटिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिन्हें आप अपनी बात का इजहार करते वक्त आप किसी के सामने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हुए यूज़ कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, बिकॉज योर वर्ड्स एंड द वे ऑफ चूजिंग words while explaining your thoughts, your feelings and your views. The words that you choose while talking to others, this is the thing which can express other ones in your first expression. So there are a lot of figures of speech जो हम अपनी बात करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि आपकी बात करते वक्त आपने किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीकिंग को, अपनी राइटिंग को पॉलिश करना होता है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप लोग ये चीज़ें सिर्फ सीखते ही रहेंगे और इन्हें अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्योंकि जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपसे यही कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक वो स्टूडेंट जो कि मैट्रिक से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है और एक वो स्टूडेंट जिसने PhD कर ली हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा जब वो बात कर रहे होंगे। बिकॉज PhD अगर आप कर लेते हैं लेकिन आपने अभी तक बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप कभी भी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। जबकि अगर एक वो स्टूडेंट है जो कि मैट्रिक से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, चाहे स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं, और अगर ना भी हो आपको एक खौफ होता है। आप PhD कर लेते हैं तब भी आपको एक खौफ रहेगा कि आया मैं बोलते हुए मिस्टेक्स ना कर दूं। तो अगर जो मैट्रिक का स्टूडेंट है वो मैट्रिक से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, तो उसका जो खौफ है, उसका जो फियर है, fear of being rejected, fear of being false, fear of being wrong, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और चाहे फिर ऐसा टाइम आता है कि वो एक्चुअली गलत बोल रहा होता है लेकिन हमें उसकी बात समझ में आ रही होती है, तो हम उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। तो अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो ही आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर सिर्फ यही चीज़ें सोचते रहेंगे कि मैं वोकैबुलरी इकट्ठी कर लूँ, मैं पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लूँ, तो अगर इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, इंग्लिश के टुकड़े करते रहेंगे, तो फिर आप कभी भी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो आपको स्पीकिंग स्टार्ट करनी होगी, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आपने जो आपकी मदर टंग है उसमें कभी भी आपने वोकैबुलरी नहीं सीखी, कभी भी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं सीखा। आप बोलते हुए कभी भी ख्याल नहीं करते कि आया आप ग्रामर की मिस्टेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी आपको वोकैबुलरी में ठीक है, आपको वो भी सीखनी चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो रीडिंग है, रीडिंग करते वक्त ही कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारे लिए न्यू होते हैं, हमें उन्हीं को ही याद कर लेना चाहिए। तो आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आप ये समझते हैं कि जस्ट आप वोकैबुलरी याद रखेंगे, आप रूल्स याद रखेंगे, आप मॉडल वर्ब्स, आप आर्टिकल्स, इन चीज़ों को समझकर इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो आपको इसे अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इफेक्ट्स ऑन योर रीडर और लिसनर। आपने कुछ लिखा हुआ है, आप किसी तहरीर को कोई शख्स पढ़ रहा है, तो वो एक एक्सप्रेशन देता है जब आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, या कोई आपकी बात सुनने वाला है वो भी इम्प्रेस हो जाता है जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। इट इंक्लूड्स मेकिंग कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एसोसिएशन, एग्जैजरेशंस एंड कंस्ट्रक्शंस। इट क्रिएट्स अ क्लियर image of what you are trying to convey.
ये जो आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें कंपैरिजन्स आ जाते हैं, कंट्रास्ट आ जाते हैं, आप किसी दो चीज़ों का ताल्लुक बना रहे होते हैं या फिर किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके फिगर्स ऑफ स्पीच में आती हैं। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर ऑलमोस्ट 15 और 20 फिगर्स ऑफ स्पीच, हाउएवर देयर आर अ फ्यू ऑफ देम व्हिच आर यूज्ड मोर ऑफन देन द others. Let us look at the most commonly used figures of speech that are the simile, metaphor, personification, imagery, alliteration, assonance, hyperbole, irony, humor, satire, epigram, oxymoron. और इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिली के बारे में देखते हैं। सिमिली क्या है? सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स का हम कंपैरिजन करते हैं, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कंपेयरिंग वन थिंग to another because of its merits or demerits by using as like, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, she is as pretty as a queen। अब वो इतनी खूबसूरत है जितनी के मलका। अब वो मलका तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से उसे मलका से तशबीह दी जा रही है, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं मलका से। सेकेंड एग्जाम्पल इज द वन अली रन्स लाइक अ टाइगर। अली टाइगर की तरह दौड़ता है, ठीक है। अब वो टाइगर तो नहीं है, लेकिन हमने अली को कंपेयर किया है, अली का मवाजना किया है टाइगर के साथ। किस वजह से? उसकी भागने की स्पीड की वजह से। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, माई टीचर इज लाइक एन एंजल। माई टीचर इज लाइक एन एंजल, मेरी टीचर एक फरिश्ते की तरह है, मेरा टीचर एक फरिश्ते की तरह। वो फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन उसकी कुछ नरमी और उसकी कुछ पंक्चुअलिटी और उसकी खूबियों की वजह से हम अपने टीचर को कहते हैं कि मेरे टीचर एक फरिश्ते की तरह हैं। द फोर्थ एग्जाम्पल इज द वन फातिमाज फेस वाज एज ग्लोइंग एज सनशाइन। फातिमा का चेहरा इतना चमक रहा था जैसा कि धूप। अब वो धूप तो नहीं है उसका चेहरा। फर्स्ट सेंटेंस में उसकी खूबसूरती को क्वीन की खूबसूरती के साथ, अली के दौड़ने को टाइगर के दौड़ने के साथ, और टीचर के जो गुड हैबिट्स हैं उन्हें इस वजह से, उनकी गुड हैबिट्स की वजह से हमने उसे एंजल के साथ कंपेयर किया है, और फातिमा के चेहरे के ग्लो की वजह से हमने उसको सनशाइन के साथ कंपेयर किया है, एज का यूज करके और लाइक का यूज करके। नेक्स्ट आपके पास होता है मेटाफर एंड सिमिली। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि मेटाफर में हम जिस शख्स को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं ना, उसको हम एज इट इज कह देते हैं कि ये वही है। जैसे माँ कहती है कि मेरा बेटा शेर है, अब वो शेर तो नहीं है ना ऑब्वियसली, तो उसके कुछ बहादुरी की वजह से उसको वो शेर कह रही होती है। या कोई वालिद कहता है कि मेरा बेटा चांद है, ठीक है, उसकी खूबसूरती की वजह से वो उसे चांद कह रहा होता है। ऐसे नहीं कहता कि चांद जैसा है, बल्कि वो कहता है कि चांद है। तो सिमिली और मेटाफर में ये डिफरेंस है कि सिमिली में हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो लड़की खूबसूरत है मलका की तरह, लेकिन अगर हम कह देते हैं कि मेरी बेटी मलका है, तो इसका मतलब है वो सच में मलका नहीं है, बल्कि हम उसकी खूबसूरती की वजह से उसे हम क्वीन कह रहे हैं। सो मेटाफर इज ऑल्सो द कंपेरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, बट वी डोंट यूज एज और लाइक वाइल कंपेयरिंग। फॉर इंस्टेंस, शी इज अ क्वीन ने जो सिमिली के लिए अपनी एग्जाम्पल्स यूज की थी, उन्हें ही हम मेटाफर के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए। शी इज एज प्रिटी एज क्वीन, वो इतनी खूबसूरत है जितनी कि मलका, ये है सिमिली। शी इज अ क्वीन, वो एक मलका है, ये है मेटाफर। अली इज अ टाइगर, अली टाइगर है। अब अली सच में तो टाइगर नहीं है, हम उसकी दौड़ने की एबिलिटी की वजह से उसे हम टाइगर कह रहे हैं। माई टीचर इज एन एंजल, मेरा टीचर एक फरिश्ता है, ये मेटाफर है। माई सन इज मून, मेरा बेटा चांद है, ये मेटाफर है। और आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जी? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम एज अ लिविंग थिंग प्रेजेंट करते हैं। Personification is the presenting a non-living things as a living thing to give human characteristics to non-human things or inanimate ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर, पौधे पानी के लिए भीख मांग रहे थे, ठीक है। पानी, इसका मतलब है हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि पौधों को पानी की ज़रूरत है, लेकिन हमने अपनी बात को डिस्क्राइब किस तरह से किया है कि वो पानी की भीख मांग रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं। तो अब पौधे सच में तो नहीं मांग सकते, क्योंकि मांगना ये एबिलिटी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बींग्स की, ना कि नॉन ह्यूमन बींग्स की। तो इसी वजह से यहाँ पर ये प्लांट्स को हमने एज अ लिविंग थिंग शो किया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पर्सोनिफिकेशन है, हमने प्लांट्स को पर्सोनिफाई किया है। फ्लावर्स आर डांसिंग ऑन द शोर्स ऑफ द लेक, जो फ्लावर्स थे, फूल थे, झील के किनारे पर डांस कर रहे थे। अब हवा की वजह से जब फ्लावर इस तरह से लहराते हैं, या ग्रास जो है वो इस तरह से लहराती है, तो वो हमें डांस करती हुई महसूस होती है। तो हम यहाँ पर फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया है डांसिंग की वजह से। हमने डांसिंग की जो एबिलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमन में है, लिविंग थिंग्स में है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में। तो फ्लावर
फ्लावर्स आर डांसिंग ऑन द शोर्स ऑफ द लेक। तो हमने फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया है एज अ ह्यूमन बींग्स, एज अ लिविंग थिंग प्रेजेंट किया है यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल, द ट्रीज वेयरिंग वाइट ड्रेस प्रिपेयर्ड फॉर ईस्टर। जो ट्रीज हैं वो वाइट ड्रेस पहनकर ईस्टर के लिए तैयार हुए। ऐसा जब दरख्तों पर बर्फबारी होती है स्नो की वजह से बिल्कुल वो कवर्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उनको कहते हैं कि जैसे कि ये ईस्टर जो कि क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल है, हमें ऐसा लगा कि जो ट्रीज हैं ईस्टर के लिए प्रिपेयर हुए हैं वाइट ड्रेस पहनकर। यहाँ पे हमने ट्रीज को पर्सोनिफाई किया है, क्योंकि वियर ड्रेस पहनना, ड्रेसिंग करना, ड्रेस अप होना, पुट ऑन करना, ये सब एबिलिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन बींग्स के, लिविंग थिंग्स की, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स की। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है ब्यूटी स्माइलिंग। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी हम कहते हैं कि किसी भी बात को, अब ये तो हमने पढ़ा ना कि मेटाफर और सिमिली में हमने उनको कंपेयर किया किसी चीज के साथ। इमेजरी में हम चीजें जिस तरह से होती हैं सेम उन्हें उसी तरह से बयान कर देते हैं, उसी तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे सामने लिसनर होता है या हमारी तहरीर को पढ़ने वाला होता है, रीडर होता है, तो वो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने ऐसा नक्शा बन जाता है, ठीक है, डिपिक्शन उसके सामने आ रही होती है जब वो हमारी तहरीर को पढ़ रहा होता है या कोई लिसनर है हमारी बात को सुन रहा होता है, जब हम उसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसके सामने एक नक्शा बन जाता है। Depicting a clear image of things using only words, using descriptive words rather than similes or comparison. For example, The autumn leaves are a blanket on the ground. हमने कहा कि autumn leaves ग्राउंड पर एक ब्लैंकेट की तरह से, कंबल की तरह से। अब जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमारे सामने एक नक्शा आ गया है जी, एक ग्राउंड है और वहां पर येलो कलर के पत्ते हैं और उन्होंने जमीन को कवर्ड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारे माइंड में एज इट इज पिक्चर आ जाती है। सिटिंग ऑन अ थ्रोन ऑफ प्योर गोल्ड, ये आपकी, अगर आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पोएट्री की बुक में ताड़तरी है, उसमें बहुत ज्यादा इमेजरी यूज की गई है। किंग बयान करता है कि मैं बैठा हुआ हूँ प्योर गोल्ड, ठीक है, खालिस सोने के बने हुए तख्त पर। इसी तरह से फर्स्ट ईयर की पॉइंट्स हैं, उनमें भी इमेजरी यूज हुई है। ईटिंग अ मील इन द लाइट ऑफ लैम्प्स, लैम्प्स की रोशनियों में खाना खाना। वेयरिंग अ ड्रेस मेड ऑफ कॉस्टली बीड्स, एक ऐसा ड्रेस पहने हुए जो कि मोतियों से बना हुआ हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव मोतियों से बना हुआ हो। अब अगर जैसे ही हम इस वर्ड को, इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने फौरन एक ड्रेस आ जाता है इस तरह का। द मॉडर्न एसेज में ऐसे है विजलिंग ऑफ बर्ड्स। विजलिंग ऑफ बर्ड्स में वो जब बर्ड्स के बारे में बयान करता है ना कि परिंदे हैं, सर्दी का मौसम है, परिंदे मर रहे हैं और उनका जो गोश्त है वो दूसरे शिकारी जो परिंदे हैं, दरिंदे हैं, वो खा चुके हैं, वहाँ पर हड्डियाँ सिर्फ बच चुकी हैं। तो इस तरह से वो प्रेजेंट करता है, जो राइटर है वो इस तरह से लिखता है कि जब हम वो स्टोरी, वो ऐसे मॉडर्न ऐसे जब हम वो पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आंखों के सामने ऐसे नक्शा बन जाता है। द फ्लैश इज ईटन बाय द बीस्ट ऑफ प्रे, जो गोश्त है वो खाया जा चुका है जो शिकारी दरिंदे हैं उनकी वजह से। तो चीज़ जिस तरह है ना, उसे उसी तरीके से अल्फाज की मदद से बयान कर देना कि जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है उसकी आंखों के सामने ऐसे इमेज बन जाए, एक स्केच बन जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ वर्ड्स इन सक्सेशन। अब यहाँ पर देखें, सेम का एस, साउंड का एस, स्टार्ट का एस, सीरीज का एस, सक्सेशन का एस, ये सब एस हैं और कॉन्सोनेंट साउंड हैं, ठीक है। तो ये एक ब्यूटी बढ़ा देता है आपके सेंटेंस की। एलिट्रेशन क्या होता है? आपकी जुमले में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना, इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, कम एंड क्लीन योर क्लास, काम आओ और अपनी क्लास को साफ करो। अब यहाँ पर सी की रिपीटेशन हो रही है। माई मदर मेट माई मास्टर इन मोराको, मेरी माँ मेरे मास्टर से मिली मोराको में। थर्ड एग्जाम्पल है पिक द पेपर्स पुट देम इन योर पॉकेट। अब यहाँ पर पी की रिपीटेशन हो रही है। पिक का पी है, पेपर्स का पी है, पुट का पी है और पॉकेट का पी है। रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, ये आपका होता है एलिट्रेशन। आज मैंने आपको सिर्फ 5 फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी वीडियो लेकर आएंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।